नमस्कार मेरे प्यारे शेर आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड की तरफ से क्लास 12th का जो बायोलॉजी का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उस पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन आप सभी को करवाने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको भाई हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हो ये आपका क्लास 12th का जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है। समय आपका रहेगा भाई 3 घंटे का और 70 नंबर का भाई आपका एग्जाम होने वाला है। ये कुछ आप सभी के लिए इंटरसेक्शन है, तो इनको आप अच्छे से निर्देशों को पढ़ सकते हो। आपका जो पेपर रहने वाला है वो 4 पार्ट में रहेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में रहने वाला है। कुल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली वो 48 रहेगी और बाकी चीजें आप भाई पढ़ सकते हो। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रुप ए यानी कि समूह ए। समूह ए के अंदर आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। आवर्तबीजी पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर हम कह सकते हैं लघु बीजाणु मातृकोशिका, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु, जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनन कोशिका या कायिक कोशिका। तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने से क्या होते हैं, टेट्राड स्पोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। वीर्य का तरल भाग सेमिनल प्लाज्मा का योगदान किससे होता है। तो यहाँ पर जो वीर्य का तरल भाग होता है सेमिनल प्लाज्मा यहाँ पर है, वो उसमें जो मेनली जो पार्ट है वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या कौन कौन से ग्लैंड्स हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, वो हमको देखने यहाँ पर। तो देखिए इसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर देखिए यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा तो कोई ग्लैंड है ही नहीं, है ना। यूरेथ्रा यहाँ पर कोई ग्लैंड है ही नहीं। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा में अपना कंट्रीब्यूशन शो करती हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सब देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, लेकिन थर्ड भी है, सॉरी फोर्थ भी है ना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। और देख लेते हैं ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड तो है ही नहीं। और यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पर, बी आंसर हो जाता है, जहाँ पर हमको देखने को मिला है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस थे जो हमने बात की थी, जिसमें हमने सेमिनल प्लाज्मा में हमने देखा था सेमिनल वेसिकल और हमने देखा था प्रोस्टेट ग्लैंड को और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी, राउंड सीड शेप्ड वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड्स, येलो कोटलेडन वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कोटलेडन
व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक इन द F2 जनरेशन ऑफ क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमको ये क्या करना है, हमको क्रॉस कराना है, ठीक है। और इस क्रॉस के बाद जो F2 जनरेशन है उसका जो फिनोटाइपिक रेशो है वो हमको यहाँ पर बताना है। मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों में गोल बीज का आकार सिकुड़े हुए बीज पर प्रभावी था और पीले बीज पत्र हरे बीज पत्र पर प्रभावी थे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये F2 पीढ़ी में किस प्रकार के गुणसूत्र दिखेंगे या फिर फिनोटाइप हमको बताना है। लक्षण प्रारूप के लिए बेसिकली हमको इसमें बताना है, क्या बताना है, लक्षण प्रारूप के बारे में हमको बताना है कि लक्षण प्रारूप किस तरह से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन है गोल बीज पीले बीज पत्र के साथ और सिकुड़े हुए बीज पीले बीज पत्र के साथ, मतलब गोल बीज पीले बीज पत्र के साथ, है ना। तो यहाँ पर गोल बीज के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल आर और पीले कैपिटल वाई और सिकुड़े के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं स्मॉल आर और यहाँ पर देखिए क्या है, पीले बीज पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल वाई। फिर देखते हैं केवल गोल बीज हरे बीज पत्र, तो केवल गोल बीज के लिए कैपिटल आर है और हरे बीज पत्र मतलब स्मॉल। उसके बाद देखिए यहाँ पर केवल सिकुड़े हुए बीज ओनली रिंकल्ड सीड विद येलो कोटलेटाइन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हैं, स्मॉल आर है, बीज पत्र यानी कि कैपिटल पीले हैं। और फिर देखिए केवल सिकुड़े हुए बीज हरे बीज पत्र, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर जो इसका ऑप्शन ए है वो ठीक रहता है, क्योंकि हमको F2 पीढ़ी में जो रेशो मिलता है वो 9:3:1 होता है, जिसमें हमको यहाँ पर ये भी देखने को मिलते हैं गोल बीज और पीले बीज पत्र के साथ वाले भी देखने को मिलते हैं हमको। यहाँ पर सिकुड़े हुए बीज और पीले बीज पत्र भी देखने को मिलते हैं, मतलब 4 प्रकार के फिनोटाइप हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ए वाला आंसर ठीक हो जाएगा, केवल इनमें से कोई नहीं होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए 4th क्वेश्चन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किस अवधि के भीतर किया जाए, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कब तक ये काम कर सकते हैं। तो देखिए 72 आवर्स ऑफ कोइटस, सहवास के 72 घंटे के भीतर, 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, ये अंडोत्सर्ग है, डिंबोत्सर्जन या अंडोत्सर्ग के 72 घंटे के भीतर, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के 72 घंटे के भीतर, और 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन, आरोपण के 72 घंटे के भीतर। तो यहाँ पर सहवास मतलब यहाँ यहीं पर क्या होगा, यहाँ पर निषेचन के चांसेस हैं, तो यहीं पर हमको क्या करना है, ये यहाँ पर गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है जो भी आपातकालीन परिस्थितियों में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो जिफ्ट है जिसकी हम फुल फॉर्म भी यहाँ बता सकते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो हमको क्या करना है, जो इंट्राफैलोपियन ट्यूब है जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, वहां पर हमको क्या करना है, हमको जाइगोट ट्रांसफर करना है। क्या करना है, जाइगोट ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है और हमको करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है, ठीक है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्म। महिला दाता से संग्रहित डिंब को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है ताकि युग्मनज का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर ओवा मतलब यहाँ पर हमको गैमेट के बारे में बात करें, जबकि ये तो जाइगोट के लिए है। फिर जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब। युग्मनज को महिला दाता से संग्रह कर फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। तो यही करते हैं इसमें कि जो युग्मनज है, याद रखना, यानी कि जाइगोट जो है उसको डोनर फीमेल से लिया जाता है
और फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। बाकी हम सी और डी को भी देख लेते हैं। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। तो यहाँ पर यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये भी गलत हो जाता है। फिर देखिए ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। तो यहाँ पर ओवा को कलेक्ट किया जा रहा है और यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 6th क्वेश्चन है। कंडीशंस ऑफ अ कैरियोटाइप 2n+1, 2n-1 एंड 2n+2, 2n-2 आर कॉल्ड। कैरियोटाइप की स्थितियां आपको दी गई हैं 2n+1, 2n-1 और 2n+2 एंड 2n-2 को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसको कहते क्या है, व्हाट इज कॉल्ड, है ना। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, या एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, या मोनोसोमी कहते हैं, है ना। अगर जैसे नलीसमी या मोनोसोमी कहते हैं, जब यहाँ पर क्या हो जाए कि 2n-1 हो जाता है, ठीक है, नलीसोमी या मोनोसोमी कह देते हैं। तो यहाँ पर इन सबके लिए इंक्लूड के लिए हम एन्यूलोपोडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। तो इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 इट डिनोट्स दैट। तो ये द्विलक्षणी संकरण में यदि आपको ये 9:3:3:1 अनुपात प्राप्त होता है तो ये क्या दर्शाता है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो जो 9:3:3:1 है वो क्या डिनोट करता है, उससे क्या पता चलता है, देखते हैं। The alleles of two genes are intersecting with each other. 2 जीन के एलील एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर रहे हैं। It is a multigenic inheritance. यह बहुजीनिक वंशानुक्रम है। It is a case of multiple allelism. यह एकाधिक एलिलिज्म का मामला है। The alleles of two genes are segregating independently. 2 जीन के एलील स्वतंत्र रूप से विभाजित हो रहे हैं। तो हम जानते हैं इसका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि जो मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था, यानी सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंस का लॉ दिया था, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही दिया था। और यहाँ पर ये देखिए हमको डिफरेंट जो फिनोटाइप मिल रहे हैं, कि जो ये फर्स्ट था यानी कि जो 9 रेशो वाला है, ये हमको डोमिनेंट वाला दिखा था, ये है ना, जहाँ पर हमको राउंड या गोल और येलो कलर के बीज मिले थे। और ये वाले थे जो कैसे थे, रिंकल्ड थे, यानी कि झुर्रीदार थे, और कैसे थे, हरे रंग के थे। लेकिन यहाँ पर हमको मिक्स टाइप के मिले थे। क्या मिले थे, यहाँ पर हमको मिक्स टाइप के मिले थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस the number of phenotypes and genotypes are। मेंडेलीय द्विलक्षणीय संकरण की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या क्या है। तो हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप में जो हमको टाइप्स मिले थे, कितने नंबर्स हैं, उनकी संख्या बतानी है। देखिए फिनोटाइप पहला ऑप्शन जो है फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, फिनोटाइप 9 एंड जीनोटाइप 4, फिनोटाइप 4 एंड जीनोटाइप 8 एंड फिनोटाइप 4 एंड जीनोटाइप 9। तो यहाँ पर देखिए फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप है, याद रखना क्या है, लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है ए। इसमें हमको फिनोटाइप 4 मिले थे जो कि 9:3:3:1 थे, और जीनोटाइप 16 थे। जीनोटाइप कितने थे, 16 थे, जो आपने याद किए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3' to 5' phosphodiester bond to prevent polymerization of nucleotides. Which of the following modifications would you choose? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है जो एक दूसरे से 3' से 5' फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन चुनेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको पॉलीमराइजेशन को रोकना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस प्यूरिन विद पिरिमिडीन, प्यूरिन को पिरिमिडीन से बदलें, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं होगा। रिमूव रिप्लेस 3-OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज में 3- यानी तीसरे कार्बन पर जो OH समूह है उसको अगर हटा दें, फिर रिमूव रिप्लेस 2-OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप्स इन डीऑक्सीराइबोज, या डीऑक्सीराइबोज में 2-OH समूह को किसी अन्य समूह से बदलें, या फिर हम यहाँ पर डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो देखिए हम जानते हैं अगर फर्स्ट ऑप्शन में कुछ खास है नहीं, प्यूरिन को बदलने से कुछ नहीं होने वाला, और जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सेकंड जो का OH है, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वहाँ पर सेकंड जो कार्बन है वहाँ पर OH ग्रुप होता नहीं है, ओनली थर्ड कार्बन पर OH होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर OH ग्रुप को हटाएं, है ना, तो पॉलीमराइजेशन रुक सकता है, क्योंकि हम जानते हैं फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड बनता है वो इस 3- और सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड होगा 5- के बीच में बनता है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा और पॉलीमराइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है। While analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये 5386 न्यूक्लियोटाइड्स were found, out of which the proportion of different bases was adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering the Chargaff rules, it can be concluded that एक जीव के डीएनए का विश्लेषण करते समय कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए, जिनमें से विभिन्न आधारों का अनुपात था। एडेनिन यहाँ पर जो 29% था, ग्वानिन यहाँ पर 17% था, साइटोसिन 32% था, और थायमिन जो था 17% था। आपको चारगाफ के नियम को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, क्या यह डबल स्टैंडर्ड गोलाकार डीएनए है। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यह एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। इट इज अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, यह है एक डबल स्टैंडर्ड रैखिक डीएनए है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। देखिए चारगाफ का रूल कहता है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के इक्वल होता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होता है। अगर जैसे यहाँ पर हम बात करें, एडेनिन 29% दिया हुआ है, तो अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो थाइमिन भी यहाँ पर क्या होगा, 29% ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एडेनिन 29% है, जबकि थाइमिन यहाँ पर 17%, दोनों का इक्वल नहीं है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर ये भी डबल स्टैंडर्ड कहता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड कहता है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ कैंसिल हो जाते हैं। एकल स्टैंडर्ड का एक ही ऑप्शन है जो कि बी है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि चारगाफ रूल से कि ये जिसके बारे में बात की है जो डीएनए है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर 11th क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इफ मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया, द रेशो ऑफ N15 and N15, रेशो N15 and N14, रेशो N14 and N14 containing DNA in the 4 जनरेशन वुड बी। यदि मेसल्सन और स्टॉल का प्रयोग बैक्टीरिया में 4 पीढ़ियों तक जारी रखा जाता है तो हमको ये N15 and N15, रेशो N15 and N14, रेशो N14 and N14 डीएनए का अनुपात चौथी पीढ़ी में क्या होगा। तो देखिए जो मेसल्सन स्टॉल था उसने क्या किया था, यहाँ पर जो इकोलाई बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया था, इकोलाई, उस पर यहाँ पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कंजर्वेशन के लिए था, मतलब प्रतिकृति का जो अर्ध संरक्षित सिद्धांत था, सेमी कंजर्वेशन मॉडल था, उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इकोलाई पर, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, उसके पर यहाँ पर उन्होंने किया था, जिसमें उसमें स्टार्टिंग में उसने क्या लिया था, जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड थे, मतलब इस तरह से अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की बात करें तो ये N15 थे, और फिर इनको रखा था NH4Cl, जो कि कैसा था, N14 के साथ था। यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए उनको मिला था, क्या मिला था, हाइब्रिड डीएनए इस तरह से उनको मिला था, N15 और N14 वाला, और ये 20 मिनट के लिए रखा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक और डीएनए, यहाँ पर 2 डीएनए मिले थे जो भी क्या थे,
वो यहाँ पर हाइब्रिड थे। उसके बाद इन्होंने इसको और 20 मिनट के लिए रखा था, ठीक है। यहाँ पर जैसे F2PD हो जाती है, सॉरी F1 F2, उसके बाद इनको 4 DNA मिले थे इस तरह से। यहाँ पर कितने मिले थे? 4 DNA इस तरह से मिले थे, जिसमें कि 2 जो थे हाइब्रिड थे। कैसे थे? हाइब्रिड थे इस तरह से, N15 एंड N14 था, और ये दोनों ही कैसे थे? N14 थे, है ना। तो यहाँ पर हम अगर हाइब्रिड वाले की बात करें तो 50% था, जबकि और ये N14 वाले 50% का रेशो था। या फिर अगर यहाँ हम बात करते हैं टोटल जो स्ट्रैंड थे वो यहाँ पर 8 स्ट्रैंड थे, जिसमें से 2 स्ट्रैंड N15 के थे और 6 जो स्ट्रैंड थे वो N14 के थे। अगर इसको और आगे यहाँ पर बढ़ाया जाए, है ना, यहाँ पर मतलब 4th PD और यहाँ पर यानी F4PD अगर यहाँ प्राप्त की जाए तो उसका जो रेशो होगा क्या होगा? धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो N15 वाला रेशो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमेशा रहने वाला है, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़्यादा सूटेबल है, या फिर हम आगे अगर पता करते हैं तो हमको 1:3 हमको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है उसके एक वेक्टर के रूप में हम उसको यूज करते हैं, तो क्या है? ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उत्पत्ति का प्रतिकृति, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, चयन करने योग्य चिन्ह की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ साइट ऑफ फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस स्थलों की उपस्थिति, इट्स साइज। मतलब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा 13 जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है? सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, मानव इंसुलिन का जो सी पेप्टाइड है, अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, परिपक्व इंसुलिन का अणु का एक हिस्सा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज के निर्माण में के लिए जिम्मेदार है, रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में परिपक्वता के दौरान हटाया जाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके जैविक कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, कि जब हम क्या करते हैं, जो इस तरह से ये सी जो पेप्टाइड है ये यहाँ पर ए और बी होती है, ठीक है। तो सी पेप्टाइड को जब ये मैच्योरेशन का टाइम आता है इंसुलिन का, तब इसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रो इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड होती है, लेकिन मैच्योर में इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती। फिर बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल्स द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव, एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु के स्तनधारी होते हैं, शॉर्टर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, छोटे कान और लंबे अंग, लॉन्गर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, लंबे कान और छोटे अंग, लॉन्गर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, लंबे कान और लंबे अंग, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, छोटे कान और छोटे अंग। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाता है, छोटे कान और छोटे अंग यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, आपके जो इकोसिस्टम है या समष्टि पॉपुलेशन वहां से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, उस चैप्टर से, ठीक है। फिर बात करें 15 क्वेश्चन की, तो पिरामिड इज ऑफ नंबर इज, संख्या का पिरामिड ऑलवेज अपराइट हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड हमेशा उल्टा होता है, इधर अपराइट और इन्वर्टेड या तो सीधा होता है या उल्टा होता है, नीदर अपराइट नॉर इन्वर्टेड, ना तो सीधा और ना ही उल्टा। तो हम जाते हैं इसका आंसर हो जाता है ये, तो या तो ये सीधा हो सकता है या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, याद रखना। लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, एनर्जी का जो पिरामिड है वो ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। क्या होता है? वो हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डेस्ट्रॉइंग, एड्स का कारण बनने वाली HIV सबसे पहले किसको नष्ट करती है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट्स को? तो इसका आंसर हो जाता है टी हेल्पर साइट। हेल्पर लिम्फोसाइट्स को ये अटैक करती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है ना। अगर उसी को यहाँ पर ये कर देते हैं, खत्म कर देती हैं। साथ में फेगोसाइटोसिस पर भी अटैक करती हैं, जो कि हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं स्पेशली। लेकिन फर्स्टली अगर बात करें तो वो टी लिम्फोसाइट आ जाता है, ठीक है आंसर। उसके बाद बात करते हैं 17 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? निम्नलिखित में से कौन हार्मोन उत्सर्जक आईओडी है ना। तो यहाँ पर इंट्रायूटेराइन डिवाइस की बात की गई यहाँ पर, है ना। तो
इनमें से कौन सी है जो कैसी है, हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन मोचक कह सकते हैं। तो CUT एंड मल्टीलोटेड 375, LNG-20 एंड प्रोजेस्टार्ट और रिपेस लूप, या बोथ B एंड C। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाता है LNG-20 एंड प्रोजेस्टार्ट। यहाँ पर इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन हमको देखने को मिलते हैं। कौन से हार्मोन देखने को मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन स्पेशली हमको यहाँ देखने को मिलता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। इसीलिए इनमें क्या होता है, हार्मोन होता है। तो ये आपका 17 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है दोनों को। देखते हैं, मैच करते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो टिक करने हैं। मैच करना है फर्स्ट हमको। यहाँ पर स्टेटिन दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ जैसे तेल के धब्बों को हटाना, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन है, साइक्लोस्पोरिन है जो रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, लाइपेज है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। तो देखिए जो यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन है वो कैसा होता है, वो हमारा इम्यूनो सप्रेसिव होता है, ठीक है। लाइपेज का यूज हम करते हैं रिमूविंग ऑफ ऑयल स्टेन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं हम रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, एंड यहाँ पर जो स्टेटिन है, स्टेटिन का यूज किया जाता है लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ए का यहाँ पर थर्ड है जो कि एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट सम हैव 17 क्रोमोसोम एंड अदर हैव 18 क्रोमोसोम। द 17 एंड 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर कीड़ों के एक निश्चित वर्ग में कुछ में 17 गुणसूत्र हैं और अन्य में 18 गुणसूत्र हैं। 17 और 18 गुणसूत्र वाले जीव में है मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, फीमेल्स एंड मेल्स रेस्पेक्टिवली, ऑल मेल्स तो या ऑल फीमेल्स। तो इसका आंसर हो जाता है रेस्पेक्टिवली मेल्स एंड फीमेल्स। तो यहाँ पर मेल्स में 17 एंड फीमेल्स में 18, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन से चरण टैग डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर अभिक्रिया में उत्प्रेरित किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा है जो उत्प्रेरित किया जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज से। डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए का डीनेचुरेशन ये नहीं किया जाता है। एनलिंग ऑफ प्राइमर टू टेम्पलेट डीएनए पर प्राइमर्स का एनलिंग, तो प्राइमर्स की एनलिंग भी नहीं की जाती है। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए पर प्राइमर छोर का विस्तार, हाँ ये किया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो ये सी आंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसके यहाँ पर प्रमुख विशेषता इनमें से क्या नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की बड़ी संख्या इसमें होती है। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता, बिल्कुल सही है। मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में है, बिल्कुल। मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन्स, मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो पोलर रीजन्स में डाइवर्सिटी कम होती है तो वहां ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है आंसर, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं बताना था कि जो हॉट स्पॉट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्वेश्चन है और इसमें भी हमको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मैच करना है। देखते हैं, और ये जो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं चेक करने हैं ठीक है नहीं है। हमको कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क एंड वैगनर, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर उनके जो प्रिंसिपल हैं वो दिए, जो उन्होंने दिए गए हैं वो बताए गए हैं कि एबायोजेनेसिस है, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये आपको बताने हैं, मैच करने हैं कौन किससे मैच करता है। तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ये सभी जानते हैं। ए का फोर्थ हमको 2 जगह दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। फिर देखिए जो ओपेरिन है, लेमार्क है और वैगनर है। अब आपको इनमें अगर कंफ्यूजन होती है तो आप लेमार्क को जानते हो, लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन दिया था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सी का सेकंड है। सी का सेकंड अगर हम देखें तो हमको यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पर अभी भी एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हमको देखना है ओपेरिन है और वैगनर है। देखो ओपेरिन और हाल्डेन और ओपेरिन ने एक यहाँ पर थ्योरी दी थी जो कि एबायोजेनेसिस से मैच करती है। उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल सिंथेसिस के बारे में कहा था
कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जो आगे जाके सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ओपेरिन है वो एबायोजेनेसिस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जबकि वैगनर ने क्या कहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। इस तरह से इसका देखिए आंसर क्या होता है, बी का यहाँ पर फर्स्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, देखिए 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विविपेरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, जीव जनन को अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, युवा को अपनी हाल पर छोड़ दिया जाता है, या इसलिए द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक सेल, युवा को एक मोटे खोल द्वारा संरक्षित देता है, ऐसा होता है नहीं, ये तो नहीं होता। फिर देखिए द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, युवा को मां के शरीर के अंदर संरक्षित किया जाता है और उनके जन्म के बाद उनकी देखभाल की जाती है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। द एम्ब्रियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, भ्रूण को विकसित होने में अधिक समय लगता है, ये सुटेबल नहीं है। देखिए हम जानते हैं जो ऐसे होते हैं ओविपेरस, ये विविपेरस है, जो ओविपेरस होते हैं उनके जो अंडे होते हैं उन्हें खतरा होता है, तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो शरीर से बाहर रहते हैं, तो उनका संरक्षण करना काफी मुश्किल। लेकिन यहाँ पर तो पूरा संरक्षण मिलता है, जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक माँ के गर्भ के अंदर सुरक्षा मिलती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। फिर देखिए 24 जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body to form new tumor. This stage of disease is called, घातक ट्यूमर में कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य भागों में जाकर नए ट्यूमर बनाती हैं। इस बीमारी की अवस्था को क्या कहते हैं, तो मेटाजेनेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, टेरेटोजेनेसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस तो आप जानते हैं समसूत्री विभाजन है, इसका सही आंसर हो जाता है मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 25 क्वेश्चन है, उस पर देखते हैं। यहाँ भी हमको देखिए क्या करना है, हमको लिस्ट बैक्टीरिया और उसके प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, हमको ये भी मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं, लैक्टिक और ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइगर जो है वो यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करती है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करती है ना। बाकी लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और देखो कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ दिख रहा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या करता है, ब्यूटायरिक एसिड का, लैक्टोबैसिलस किसका करता है, लैक्टिक एसिड का। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाते हैं वो किससे कौन मैच करता है, तो एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड मैच करता है, यानी कि ए का 4th हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर जो एसिडोबैक्टर एसिटाई है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो ये 3rd है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है, सी क्या इसका आंसर होता है। इस तरह से आपके सभी जो MCQ क्वेश्चंस थे उसके सभी के आंसर हमने डिस्कस किए काफी अच्छे से। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम अ मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल इट सेलुलर कंपोनेंट ओनली। एंजियोस्पर्म के परिपक्व सूक्ष्म बीजाणु का एक चित्र बनाइए, केवल उसके कोशिकीय घटकों का लेबल करना है। तो एक माइक्रोस्पोर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको देखिए क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। जैसे अगर ये एक माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्पोर है, तो देखिए इसके बाहर की ओर एक स्पोरोपोलेन से बना हुआ एक एक्सोकार्प, या फिर हम कह सकते हैं इसको बाह्य चोल कह सकते हैं, या एक्सोकार्प कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर होता है जिस पर छोटे छोटे से यहाँ पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम जर्म पोर क्या कहते हैं, जर्म पोर या जनन छिद्र कह देते हैं। इसमें क्या होता है, एक और एंडार्क या अंतः चोल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 सेल्स होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं इस तरह से, बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है ना, 2 सेल होती हैं। बड़ी सेल जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और एक जर्म सेल होती है, क्या होती है, जर्म सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है, इसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गिवन बिलो आर स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट देम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो ये हमको कुछ क्या दिए हुए हैं, आपको स्टेज दी हुई है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमको क्या करना है, इनको एक अरेंज करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में। देखो क्या क्या है, इंसेमिनेशन है, गैमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, पार्चुरेशन है, गेस्टेशन है एंड इम्प्लांटेशन है। देखिए नंबर्स अगर हम देखें उस हिसाब से हम दे सकते हैं। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट बनने के बाद इंसेमिनेशन होता है। क्या होता है, इंसेमिनेशन, यानी कि जैसे जो स्पर्म है वो क्या क्या वहां पर वेजाइना के थ्रू एंटर कराए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो थर्ड जो स्टेप होता है वो फर्टिलाइजेशन का होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टेशन पीरियड चलता है ना, और फिर आता है लास्ट में पार्चुरेशन। क्या आता है, लास्ट में पार्चुरेशन आता है। इस तरह से हम, ये मैंने नंबर दिए गए हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से आप देख सकते हो। सबको मैंने नंबरिंग कर दी है, मार्किंग कर दी है, आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टेट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ जीन एंड एन एलील। जीन और एलील में एक अंतर बताइए। तो देखिए एक सिंपल सा अंतर यही है कि जो एलील होते हैं वो जीन के थोड़े से डिफरेंट फॉर्म होती है। एलील क्या होते हैं, जीन के एक डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो बहुत कम डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, तो यहाँ पर जीन है लेकिन उसके एलील हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जीन से ही ओरिजिनेट होते हैं एलील, याद रखना। स्पेशली म्यूटेशन से ये जनरेट होते हैं। फिर बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई डू सम एनिमल्स गो इन हिबरनेशन। ये कुछ जानवर कब और क्यों शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जो खासकर पोलर एरिया में पाए जाते हैं ना, ऐसे एनिमल्स जो पोलर एरिया यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो सर्दियों में क्या करते हैं, क्योंकि सर्दी में बाहर बर्फ जमने लग जाती है, तो उससे बचने के लिए हिबरनेशन में चले जाते हैं, है ना। क्यों चले जाते हैं, ताकि उनकी जो मेटाबॉलिक वो जिंदा रह सके और अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, उपापचय क्रियाओं को धीमा कर लेते हैं। जब जैसे ही सर्दी चली जाती है तो वापस से वो हिबरनेशन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए हाउ डज हीमोजोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज इन ब्लड ड्यूरिंग मलेरिया इन्फेक्शन। मलेरिया संक्रमण के दौरान रक्त में हीमोजोइन रिलीज होने पर यह मानव शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए जब हीमोजोइन रिलीज होता है तो उसमें Fe2+ होते हैं, उनके रिलीज होने से मतलब आरबीसी का क्या होता है, डेस्ट्रॉय होती है आरबीसी, तब हीमोजोइन निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कपकपी के साथ बुखार आता है ना, वो क्या होता है, मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसी से हमको मलेरिया के बारे में पता चलता है। बुखार आता है बहुत तेज से और कपकपी के साथ बुखार आता है, वो किसके कारण होता है, हीमोजोइन के कारण ही होता है। फिर देखिए BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। अपशिष्ट जल का BOD मापने के लिए किस मात्रा का मापन या अनुमापन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, कंज्यूम्ड ऑक्सीजन का हम माप करते हैं कि BOD जितनी ज़्यादा होगी जिस वाटर की, वो उतना ही ज़्यादा कैसा होगा, वेस्ट होगा या फिर इम्प्योर होगा, है ना। और जिसकी कंज्यूम ऑक्सीजन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया वहाँ पर हैं, जो BOD हम बैक्टीरिया से ही पता करते हैं, जो बैक्टीरिया हो कितने ज़्यादा, बैक्टीरिया फंजाई वो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसका हम क्या करते हैं, मेजरमेंट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज। स्थानिक और विदेशी जातियों में क्या अंतर है। देखिए एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स एरिया में ही रहती हैं। एक्सोटिक जो होती हैं वो रहती तो एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन वो यहाँ से किसी दूसरे एरिया में भी आ जा सकती हैं। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज कभी भी अपने इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर नहीं जाती हैं। जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं वो टाइम टू टाइम अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। ठीक है, एक तरह की घुमंतु हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि नेम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। निम्नलिखित द्वारा दर्शाई गई जैव विविधता के बारे में आपको नाम बताना है कि 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया। भारत में आम की 1000 किस्में हैं। और वेरिएशन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेसरपाइन इन रावोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले रावोल्फिया वोमिटोरिया में रेसरपिन की क्षमता और एग्रता में भिन्नता है।
देखिए ये एक ही किस्म की बात हो रही है, तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है। क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी है या जातीय विविधता भी इसको हम कहते हैं। और यहां बात करें तो ये क्या है? ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, या पारिस्थितिकीय डाइवर्सिटी या जैव विविधता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? देखिए ये वॉन मेयर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में बताया था। वॉन मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किसके बारे में बताया था? उन्होंने यहाँ पर हॉटस्पॉट के बारे में बताया था। और हॉटस्पॉट क्या क्या होते हैं? हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता या डाइवर्सिटी होती है, और यहाँ पर जो स्पीसीज होती है वो एंडेमिक होती है, यहीं पर पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और स्पेशली हम देखते हैं ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या फिर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के एरिया में ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब देखिए आपके जो बाकी ये आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे ये शॉर्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख लीजिए। ये आपका मॉडल पेपर है, सभी यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चनों को। मेटास्टेसिस या फिर वैक्सीनेशन है, ये एक पूरक स्ट्रेंड के बारे में बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन तो हैं, आप कर सकते हो इजीली। ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनानी है और इसमें ये बॉन्ड शो करने हैं, 5' एन ग्लाइकोसाइडिक एंड फास्फोडाइस्टर। और यहाँ पर आपको इकोसिस्टम में जो एल्गल ब्लूम है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेंशन एप्लीकेशन बताने और डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है बताना है। और जैसे लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसमें इकोसिस्टम के बारे में, ट्रॉफिक लेवल में के बारे में, स्टैंडिंग क्रॉप है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हाउ द detritus फूड चेन कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। उसके बाद ये 44 है एंड इस तरह से ये 45 क्वेश्चन है। ये यहाँ पर 46 क्वेश्चन है जहाँ आपको टेपिटम के बारे में पूछा, मिडिल लेयर, एंडोस्टीशियम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल के बारे में, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये मॉडल पेपर है, सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको ग्रोथ मॉडल के बारे में पूछा गया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पूछा गया है। तो ये था आज का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स बायोलॉजी में आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप से जुड़िए जिसका नाम है एम क्लासेस। इसके जुड़ने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे आप, और आपको जो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है उसका लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।